नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम श्रम निरीक्षक के जो पेपर होने वाला है उसके क्लासेस ले रहे हैं। ये टॉपिक आज पहुंचा है भारतीय संविधान में श्रम कानूनों से संबंधित प्रावधान के बारे में। इससे पहले मैंने जो है आईएलओ पढ़ाया हुआ है, श्रम का इतिहास पढ़ाया हुआ है और कानूनों के संबंधित चीजें पढ़ाई हुई है। वो सारी चीजें तो है ही, परंतु जो टॉपिक्स आ रहे हैं, ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में श्रम कानूनों संबंधित, उसका हर एक पार्ट कोशिश कर रहे हैं हम ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचा सके। भले ही वो 5 पॉइंट में दिया है, परंतु अंदर घुस के देखोगे तो बहुत डीप टॉपिक है। तो उसी डीप टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हमारा चैनल जो है या हम लोग जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि फ्री में आपको यहाँ पे वीडियो मिल सके। हाँ, अगर आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं या बहुत ज्यादा और एक्स्ट्रा मटेरियल चाहते हैं तो आप ऐप में परचेस कर सकते हैं, जो वहाँ पे आपको थ्योरी फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। वहां से आप नोट्स वगैरह जो है अच्छे से बनाइए और पढ़िए, ठीक है। लेकिन और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी वहां पे मिल जाएगा। दूसरी चीज जो आप यहाँ पे देखते हैं यूट्यूब में वीडियो, वो एक समझाने पर्पज से मैं पूरा बनाया रहती हूँ। उसमें आपको पूरा चीजों को देखना, समझना, सुनना है ना, और अच्छे से उसको एक रिकॉल करना है। तो बार बार वीडियो को देखोगे तो बार बार होगा। अब वीडियो आज का जो शुरू होगा वो भारतीय संविधान से संबंधित श्रम कानूनों के प्रावधान पे होगा, यानी कि भारत के संविधान में कहां पे कैसे प्रोविजन किए गए हैं उस पर होगा। 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को मिस मत करिएगा, एंड तक देखिएगा। कहीं पे भी मिस करते हैं तो आपका 1 नंबर कम हो सकता है, कहीं पे भी, समझ सकते हैं आप। इतने इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। आपको हमारे वीडियो शुरू होने वाला है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं जो आपको काम करना है वो है आपको चैनल को आपका जो है सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है। न केवल श्रम निरीक्षक, इसके अलावा जो भी एग्जाम आते हैं, नया सिलेबस होता है, वो हमारे चैनल पे फ्री में ही आपको करा दिया जाता है। और दूसरा चीज आपको करना है लाइक वीडियो को और शेयर कर देना है, कमेंट करके भी बताना है आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब वीडियो को देखते जो है उसके चैनल पे भी जाकर आप जो है हमारा लिंक ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा ऐप का। ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप को डाउनलोड करेंगे, फ्री में भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल, साथ ही साथ कोर्सेस, टेस्ट सीरीज, यूट्यूब लेक्चर का पीडीएफ वगैरह भी मिलेगा। इवन कभी कभी कई लोगों को प्रिंट आउट भी चाहिए रहता है, वो सुविधा भी यहाँ पे मिलेगी। जैसे कोर्सेज में अलग अलग कोर्स चल रहे हैं, उनकी जानकारी देख सकते हो। सारे कोर्सेज में अभी आप खरीदोगे तो डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, ओके। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हो, और उसके साथ साथ यूट्यूब में जो लेक्चर आते हैं उसका पीडीएफ भी खरीद सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया श्रम का वहां पे है। इवन यूट्यूब में जो लेक्चर नहीं आते उसका भी हम वहां पे डाल दिए रहते हैं, तो आप वहां से भी फायदा ले सकते हो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है संविधान से। संविधान मतलब भारत का संविधान, भारत का कानून, भारत का सब कुछ, जहां पर हमको जो है सुविधा मिलती है, अधिकार मिलते हैं हमारे लिए, पूरा एक भरोसा जो है वो संविधान हमको देता है जीवन जीने के लिए, ओके। तो भारत के संविधान में श्रम संबंधी ऐसे क्या प्रावधान है जो कि श्रम की रक्षा के लिए है, श्रमिकों की रक्षा के लिए, ये जानना भी बहुत जरूरी है। चूंकि हम एक कानून को फॉलो करते हैं, हमारे संविधान से ही अन्य कानून बनते हैं, तो श्रम संबंधी जितने कानून है कहीं ना कहीं उनके सोर्स भारत का संविधान ही होगा। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि भारत के संविधान में आखिर कहां कहां पर श्रम संबंधी प्रावधान मिलेंगे। चलिए इंट्रोडक्शन करते हैं थोड़ा सा। पहले देखो, पहली चीज, भारत का संविधान एक कानून व्यवस्था को निर्धारित करता है। मतलब भारत के संविधान से ही सारे न्याय निकल के सामने आते हैं, आप भी जानते हैं। इसलिए जो इतने भी श्रम कानून हैं उनमें अगर परिवर्तन करना हो या नए श्रम कानूनों का विकास करना हो, उसमें भारत के संविधान की महत्वपूर्ण एक भूमिका होती है। कारण यह है कि संविधान बात करता है सबके लिए समान हक की। उसी प्रकार से श्रम कानूनों पर जो प्रभाव पड़ता है संविधान का, वो डायरेक्ट होगा। कैसे? क्योंकि संविधान सभी नागरिकों के लिए है और श्रम कानून जो बनाए जाते हैं वो नागरिकों के लिए ही रहते हैं। इवन जो श्रम कानून है वो संविधान को ध्यान में रखते हुए, जो संविधान का समाजवादी पैटर्न है या समाजवादी पैटर्न का जो समाज कहता है भारत का संविधान, और कल्याणकारी राज्य की जो बात करता है भारत का संविधान, उसके गठन की गारंटी भी देता है। कहने का मतलब हमारा भारत का संविधान श्रम कानूनों पर प्रभाव डालता है और अपने नागरिकों को जो ये समाजवादी समाज और कल्याणकारी राज्य के गठन की जो गारंटी देता है उस पर भी फोकस
फोकस करता है। तो जब श्रम कानून बनेंगे ना, तो इन दोनों को, समाजवादी पैटर्न को और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को ध्यान में रखकर ही बनाए जाएंगे। भारत का जो श्रम कानून है वो भारतीय संविधान से कई तरीके से कनेक्टेड है। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से कनेक्टेड है, मौलिक अधिकारों से कनेक्टेड है, राज्य के नीति निर्देशक और न्यायिक ज्ञान से भी जो है संबंधित है और प्रभावित है। तो जितने भी श्रम कानून हैं वो हमारे मौलिक अधिकारों को देख के भी बनाए जाएंगे, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को भी ध्यान में रख के बनाए जाएंगे, प्रस्तावना को भी ध्यान रख के बनाए जाएंगे, सारी चीजों को। यानी कि भारत के संविधान उसके केंद्र बिंदु में होगा जब भी कोई श्रम कानून का निर्माण होगा। बात करूं मैं तो भारत की जो संविधान है उसका भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार और भाग 4 यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों ही चीज श्रमिक वर्ग के लिए बेंचमार्क कानूनों का उल्लेख करते हैं। बेंचमार्क कानून मतलब महत्वपूर्ण कानूनों का उल्लेख करते हैं। और जितने भी श्रम कानून आते हैं ये भाग 3 और भाग 4 इन दोनों से ही निचोड़ कर आते हैं। कोई भी कानून जब बनता है इन दोनों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। जैसे पहला चीज पढ़ते हैं, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वहां पे श्रम कानून कैसे रिएक्ट करता है, कैसे प्रभावित करता है। पहला पॉइंट मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, संविधान के साथ उसका केवल परिचय है, कैसे वो काम करेगा। तो संविधान पूरा कानूनों का परिवर्तन विकास में जो है उत्तरदायी है, क्योंकि संविधान ही समाजवादी पैटर्न की जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। और ये तो तभी संभव है ना जब सब वर्ग का कल्याण हो। तो हमारे लिए जो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यही दो चीज ऐसे हैं जो सभी वर्गों के कल्याण की बात करते हैं। इसलिए जितने भी श्रम कानून है कहीं ना कहीं इन्हीं से प्रेरित रहते हैं। जैसे पहले चीज मैं बता दूं आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, चूंकि प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है तो यहाँ पे कैसे आपको श्रम कानूनों से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, समझिए। पहला चीज, जब श्रम कानूनों को लागू करना हो तो कौन रहता है इसके लिए? विधायिका। विधायिका ही कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है। तो श्रम कानूनों को लागू करने के लिए जब विधायिका कानून बनाती है तो वो क्या करती है? संविधान की प्रस्तावना को केंद्र बिंदु में रखती है। देखिए, जब भी कोई कानून का व्याख्या करना हो या कानून बनाने का काम करना हो, पहले प्रस्तावना को ध्यान में रखकर ही कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना पूरे संविधान का एक निचोड़ है। समझ लीजिए, आप पूरे संविधान में जिस चीज के बारे में पढ़ते हैं ना, वो सारी चीजों का एक निचोड़ आपका प्रस्तावना है। इसलिए प्रस्तावना उसके केंद्र बिंदु में होता है जब भी विधायिका कानून बनाने का काम करती है। दूसरा पॉइंट, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये प्रस्तावना का एक अभिन्न अंग है। और ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में अगर मैं बात करूं तो सामाजिक और आर्थिक न्याय ये श्रम वर्ग के लिए भी है। दूसरा पॉइंट आता है स्थिति और अवसर की समानता, तो ये तो सभी व्यक्तियों के लिए है, तो यानी कि श्रमिकों के लिए भी है। तो जब जो प्रस्तावना का पॉइंट है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्थिति और अवसर की समानता, ये भी श्रम जो कानून है उसके क्या करते हैं? वकालत करते हैं। प्रस्तावना को संविधान का जो भाग 4 है यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इसमें ज्यादा विस्तारित किया गया है, क्योंकि जितने भी श्रम कानून है वो सब राज्य बनाएगा। राज्य मतलब आपका जो भी विधायिका है वो बनाएगी। तो जो भारत संविधान की प्रस्तावना है उसका भी विस्तार पूरा नीति निर्देशक तत्वों के में ही दिखता है। और इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों से ही हमारे पास क्या आते हैं? श्रम कानून आते हैं। सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने और बचाने के लिए भी भारत का संविधान हमारा जिम्मेदार है। और संविधान की प्रस्तावना में जो सामाजिक समानता, राजनीतिक स्थिरता की बात कही की गई है, इवन इसको बढ़ाने के लिए जो राष्ट्रीय संस्थानों के सभी पहलुओं को रेखांकित किया गया है, वह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी कि राज्य क्या करेगा? सामाजिक व्यवस्था को बचाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, न्याय और सामाजिक समानता, राजनीतिक स्थिरता को प्रदान करने के लिए क्या करेगा? राष्ट्रीय संस्थान के सभी पहलुओं को रेखांकित करेगा। यानी कि आपको जितने भी राष्ट्रीय संस्थान हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर रखना है ये भी आपको प्रस्तावना बताएगा। अब इसमें कुछ पॉइंट को ध्यान दे दो तो ज्यादा बेटर है। जैसे कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में ही डायरेक्ट समावेश हो जाता है प्रस्तावना के पॉइंट्स का, जैसे असमानताओं को कम करना, राज्य की नीति को कुछ न्यूनतम जरूरतों की संतुष्टि हासिल करने के लिए निर्देशित करना, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, कुछ परिस्थितियों में जो सार्वजनिक सहायता
आवश्यकता होती है, जैसे मातृत्व अवकाश हो गया या न्यायपूर्ण काम करने की मानवीय स्थितियां प्रोवाइड की जाती है, जो मतलब मानवीय स्थितियां मतलब जहां पे मानव के लिए थोड़ा अच्छा हो, है ना, उसके लिए हो गया। या जीवित मजदूरी जो दी जाती है, उद्योग प्रबंधन में जो श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना होता है, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जो व्यवस्था करनी होती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को जो बढ़ावा देना होता है, ये सारी चीजें किसमें आती है? प्रस्तावना के अंतर्गत जो आपका सामाजिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है। यानी कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय ये अपने आप में क्या है? हमारा डीपीएसपी यानी कि भाग 4 यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व। और ये किसका पार्ट है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रस्तावना का पार्ट है। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना अपने इस सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के एक तीन जो शब्द है, इसी में ही पूरा आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को समाहित कर लिया है। और नीति निर्देशक तत्वों में ही श्रम कानूनों की बात करता है, श्रम कानूनों के निर्माण की बात करता है। यानी कि लोगों के कल्याण के लिए जो उपरोक्त काम दिए गए हैं वो सब कौन करेगा? हमारा सरकार करेगा श्रम कानूनों के माध्यम से। प्रस्तावना के बाद बात करते हैं अनुसूची की। तो 7वीं अनुसूची में जो संविधान की 7वीं अनुसूची है, वहां पर भी हमारा जो है श्रम कानूनों से संबंधित आपको प्रावधान मिलेंगे। तो इसमें क्या मिलने वाला है? तो 7वीं अनुसूची पहले चीज समझ लो, विभिन्न मुद्दों पर केंद्र और राज्य की जो विधानसभा है उनके बीच शक्तियों का वितरण करती है। कौन सी शक्ति का? वो भी विधायी शक्ति, यानी कि कानून बनाने की शक्ति का वितरण करती है, जो कि 3 सूचियों में बढ़ता है। केंद्र सूची अनुसूची 1, राज्य सूची सूची 2 और समवर्ती सूची जिसको सूची 3 कहा जाता है। ये 3 जो व्यवस्था है उसमें केंद्र सूची पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। बात करूं मैं समवर्ती सूची की, तो जो श्रम संबंधी जितने भी कानून हैं अधिकांशतः वो समवर्ती सूची पर बने हुए हैं, जिसमें जैसे मातृत्व लाभ हो गया, नियोक्ता का दायित्व, कामगारों का जो मुआवजा संबंधित कानून हो गया, है ना, असामान्यता और वृद्धावस्था पेंशन योजना हो गई, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, रोजगार और बेरोजगारी संबंधी जो कानून हो गए, श्रमिक संघ से संबंधित कानून, औद्योगिक और श्रम विवाद और भविष्य निधि से संबंधित जितने भी कानून हैं वो सब समवर्ती सूची में बनाए गए हैं। आपको मैंने इससे पहले भी बताया था श्रम किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। तो जो भी कानून श्रम से संबंधित बनेंगे किस सूची से बनेंगे? संविधान की 7वीं अनुसूची से। यानी कि 7वीं अनुसूची पे ही सारे कानून क्या हो गए? निर्मित किए गए। इवन संसद ने ज्यादा कानून पारित किए हैं समवर्ती सूची पर, परंतु ऐसा नहीं कि राज्य का अधिकार नहीं है। जब राज्य कानून बनाता है तो उसको जो है बकायदा केंद्र जो है अनुमोदित भी करता है और परिवर्तनों के साथ, संशोधनों के साथ भी क्या करता है? उसको स्वीकार करता है और राष्ट्रपति भी उसको क्या कर देता है? स्वीकृति प्रदान कर देता है। यानी कि संसद तो कानून बनाएगा ही बनाएगा, अगर विधानमंडल कानून बनाता है या कोई सुझाव देता है तो बकायदा उसकी स्वीकृति होगी। अब वो विभिन्न अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने प्रस्तावना पढ़ लिया, अनुसूची में पढ़ लिया, अब अनुच्छेद संविधान का जो भाग है उसकी बात करते हैं। विभिन्न अनुच्छेदों में अलग अलग जगह पे श्रम संबंधी हमको प्रावधान दिखेंगे, कुछ हिडन चीजों में दिखेंगे तो कुछ शो होंगे, है ना, परंतु जो इन अनुच्छेदों में जो प्रावधान है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है। अभी तक आप लाइक शेयर नहीं किए होगे, कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐप को डाउनलोड कर लो, बहुत फायदा होगा उससे, आपको सारी चीजें वहां पे मिलते रहती है। ओके, इवन क्या है कि यहाँ पे लेक्चर आपको ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा, यूट्यूब पे सर्च करना, तो वहां पे यूट्यूब के सारे लेक्चर भी अवेलेबल रहते हैं, पीडीएफ मटेरियल भी अवेलेबल रहते हैं, है ना। इसके लिए आपको जो है हमारा ऐप डाउनलोड करना जरूरी है। सीजीपीएससी नॉलेज हब लिखिए, वो बकायदा लोगो होगा कैप वाला, उसी को डाउनलोड करिएगा, दूसरे को नहीं। ओके, चलो अनुच्छेद 14 आर्टिकल 40 समानता के अधिकार की बात करता है ना। ये बताता है कि राज्य भारत क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य मतलब आपका कोई भी सरकार, चाहे देश की बात करो या हमारे राज्य की ही बात कर लो, लेकिन राज्य ही लिया जाता है उसका, और राज्य में और बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है सर। जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज है, जितने भी नॉन गवर्नमेंट बॉडी जो राज्य मतलब सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ये सारी चीजें कंपनी सब किस में आ जाती है? राज्य में। तो ये जो राज्य है जो कि परिभाषित किया गया है आपका अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा की गई है उसको राज्य मानोगे आप। तो राज्य
भारत के क्षेत्र के भीतर, यानी अगर आप भारत में हो तो कोई भी व्यक्ति कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं होगा। कानून के समक्ष समानता मतलब सभी कानून के समक्ष समान होंगे और कानूनों का सबको समान संरक्षण जो है प्राप्त होगा, उससे वंचित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब श्रमिक वर्ग को भी क्या मिलेगा? समान संरक्षण और समानता मिलेगा। कानून के समक्ष समानता की व्याख्या आप ऐसा ले सकते हो कि श्रम कानूनों में समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है ना। मतलब श्रम कानून है, कानून के समक्ष सभी समान है, यानी कि समान कार्य करता है कोई व्यक्ति तो सबको समान वेतन दिया जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है कि आपको निरपेक्ष कर दोगे आप इसको, है ना, कि सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। देखा जाएगा कि शारीरिक क्षमता, अकुशलता, कुशलता कैसी है, यानी कि योग्यता के अनुसार समान माना जाएगा लोगों को, उसके अनुसार समान भुगतान होगा। जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं जिनके एक पैर है, एक पैर से वो दिव्यांग है, तो उनको एक योग्य में रखा जाएगा, एक ही कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन 4 लोग सही हैं तो उनको अलग से एक कैटेगरी में रखा जाएगा, दोनों को मिक्स नहीं करेगा। मतलब आपके जो योग्यता है, कुशलता है, जिसके अनुसार आप काम कर रहे हो, तो समान कुशलता वाले, समान शारीरिक क्षमता वाले, समान योग्यता वाले व्यक्ति को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ये इस टाइप से व्याख्या करता है। मतलब आपकी कुशलता, योग्यता एक जैसी हो तभी आपको एक जैसा वेतन मिलेगा, वरना आपकी कुशलता, योग्यता अलग अलग है तो वेतन भी अलग अलग मिलेगा। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ एक आता है इस पर वाद। इस वाद में कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने कि भले ही समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु यह एक लक्ष्य है जिसको जो मिलता है अनुच्छेद 14 के माध्यम से। तो आपको रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद में याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्ट कहा कि कहीं पे भी समान कार्य के लिए समान वेतन परिभाषित नहीं है कि कैसा दिया जाएगा, परंतु हम अनुच्छेद 14 के अंदर ध्यान में रखकर क्या कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। और अनुच्छेद 14 के साथ साथ अनुच्छेद 16 और 39D में भी ये अवसर की बात हम जो है करते हैं, तो वहां से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विशेष कर अनुच्छेद 14 क्योंकि समानता का अधिकार देता है, तो ये आप समान कार्य के लिए समान वेतन को इसी से प्राप्त कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। ये जानते होंगे आप, लोक नियोजन के अवसरों में जो समानता होती है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, राज्य को धर्म, नस्ल, जाति, वंश, जन्म स्थान, निवास या कारकों में से किसी भी इन्हीं कारकों के किसी भी संयोजन के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। मतलब आप कहीं पर भी काम करना चाहते हो तो आपको धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या कोई भी कारकों पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य आपके साथ कोई प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा किसी भी संयोजन में। जब आपको किसी भी संयोजन के लिए बुलाया जाएगा, किसी भी नौकरी के लिए बुलाया जाएगा, तो आपको समान मानेगा। इतने चीजों पे आपको क्या जो है आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। हाँ, एक अपवाद आता है निवास स्थान पर, है ना। निवास स्थान पे आता है, कभी कभी मूल निवासी का कॉन्सेप्ट दे देता है जो कि अनुच्छेद 16 से ही शुरू होता है, फिर वहां पे थोड़ा सा दिक्कत करता है। जैसे छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा वाला होता है ना, तो थोड़ा सा आ जाता है। लेकिन राज्य भेदभाव नहीं करेगा उसमें भी। सार्वजनिक रोजगार में भी समान अवसर की गारंटी देगा, बोलेगा सबको समान अवसर मिलेगा, कोई भी आओ, कोई भी पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को समान अवसर की क्या है, गारंटी रही है। ओके, क्लियर रहेगा ये चीज। वंचित वर्गों के लिए भी विशेष प्रावधान करता है इसमें, इसको भी ध्यान रखना। तो अनुच्छेद 16 पहला चीज तो भेदभाव नहीं करेगा, संयोजन करने के लिए सार्वजनिक रोजगार में भी समान अवसर देगा और वंचित वर्गों को के लिए भी प्रावधान करेगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 19(1) का C, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में इस साल पूछा जा सकता है। संविधान जो है नागरिकों को एक संघ और संघ बनाने की जो गारंटी है ना, संघ या संघ बनाने की जो गारंटी है वो अनुच्छेद 19 की 1 का C इसके तहत देता है ना। 1 का ग भी बोल सकते हो उसको, तो 1 के C के तहत मिलता है, जिसी के अंतर्गत बना है ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। इसको भी आप इसी से जोड़ सकते हो। जो ट्रेड यूनियन अधिनियम चलता था ना हमारे 1926 में, चूंकि संविधान से पहले का है, परंतु उसको ऐसा ही समझ सकते हो। इसमें क्या है, जो ट्रेड यूनियन अधिनियम है वो संविधान के इसी अनुच्छेद को पालन करता है
है ना। जैसे ट्रेड यूनियन बनेगा तो कौन सा संविधान का अनुच्छेद अनुमति देगा, 19(1) का सी, वही बताएगा कि आप जो हो संयोजन के लिए या एक साथ काम करने के लिए संघ बना सकते हो। अपना संघ बनाने की स्वतंत्रता 19(1) के सी में है, जो कि ट्रेड यूनियनों की स्थापना या कोई भी यूनियन है, मजदूर यूनियन है ना, या जो भी यूनियन बनता है उसकी स्थापना के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा, है ना। और ये भी याद रखना, जैसे ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन या मजदूर यूनियन जो भी बनता है ना, वो जो भी श्रमिकों पर अत्याचार होता है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए बनता है। इसलिए आपका अनुच्छेद 19(1) का सी, है ना, जैसे वाक्यों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलते हैं ना, 19(1) का 19(1), तो भाई आप आवाज उठाओगे तो आवाज किसके खिलाफ उठाओगे, जब आपके खिलाफ क्या हुआ जाए, अत्याचार हो। तो जब ट्रेड यूनियन जो रहेंगे वो श्रमिकों के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, श्रमिकों के लिए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, यानी कि 19(1) का सी इंपॉर्टेंट है। पहला संघ बनाएंगे, दूसरा अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए यूनियन का निर्माण करेंगे, जैसे ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 है। उसके साथ साथ जैसे ये यूनियन है ना, ये यूनियन ही क्या करता है, जो नियोक्ता रहते हैं या जो अधिकारी रहते हैं उनके साथ डिस्कस करता है ना। डिस्कस करने से क्या करेगा, जो भी मजदूर की प्रॉब्लम है उसकी चर्चा करेगा, कभी हड़ताल करेगा, या तो जो भी मजदूरों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए बात करेगा, सारे काम, मतलब एक प्रकार से मध्यस्थता कराता है नियोक्ता और श्रमिकों के बीच, ये है ना। और मजदूरों को भी श्रमिकों को भी क्या मिल जाती है, जब संघीकरण हो जाता है, ट्रेड यूनियन का सपोर्ट मिल जाता है, तो मजदूर भी सशक्त हो जाता है। अब पहले जो है अकेला हो जाता था मजदूर, तो अपना आवाज नहीं उठा पाता था। अब यूनियन है तो यूनियन मजदूरों को सशक्त करता है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसको नियोक्ता के समक्ष रख के उस पर चर्चा करता है। अनुच्छेद 23 बालाश्रम की बात करता है। बालाश्रम निषेध यानी कि बेगार प्रथा पर रोक। पहले जब अंग्रेज थे ना, बहुत ज्यादा बेगारी प्रथा चलती थी, लोगों से काम लिया जाता था, बदले में उनको सही ढंग से वेतन नहीं दिया जाता था। इतना बेकार था कि बोल सकते हो जमींदार को भी बेगार में शामिल कर दिया गया था, उनसे भी जबरन काम करवाए जाते थे। तो अब वर्तमान में इसके खिलाफ जो है बालाश्रम निषेध के लिए कानून बन गया है ना, जिसको कहा जाता है जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध या जबरन बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध, है ना। तो ऐसे कानून बना लिए गए हैं जिसमें जो जबरन जो है मजदूरी ली जाती थी या बंधुआ मजदूरी जो ली जाती थी उस पर प्रतिबंध कर दिया गया है, और अगर आप इसका उल्लंघन करते हो तो आपको दंड भी दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 23 बालाश्रम भी एक प्रकार से श्रम संबंधी कानूनों को क्या करता है, जन्म देता है। बंधुआ मजदूरी अनुमूलन अधिनियम 1976 भी आया है, जो कि डायरेक्ट बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाकर उसको अवैध घोषित कर दिया है। अभी वर्तमान में अगर आप बंधुआ मजदूर रखते हो तो आप गलत कर रहे हो, है ना, आपको सजा हो सकती है। बंधुआ मजदूर मतलब आप उससे जबरदस्ती काम करवा रहे हो, नहीं करना चाहता तो भी उसकी आत्मा को चोट पहुंचा रहे हो आप, और दूसरी चीज उसको वेतन भी नहीं दे रहे हो। अनुच्छेद 24 जो बाल श्रम के पर प्रतिबंध की बात करता है, तो बाल श्रमिक को भी प्रतिबंध किया गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी जगह पे नियोजित नहीं करोगे किसी व्यवसाय में। और जो बाल श्रम के अंतर्गत और खतरनाक व्यवसाय बताए गए हैं उसमें 18 वर्ष तक के बच्चों को भी आप नहीं ले सकते, है ना। खतरनाक जो रहते हैं इंडस्ट्री उसमें, है ना, जो हार्मफुल इंडस्ट्रीज रहते हैं वहां पे नहीं ले सकते। लेकिन बाल श्रम की बात करो अनुच्छेद 24 में, तो 14 वर्ष तक के बच्चों को आप किसी भी कार्य में नियोजित नहीं कर सकते, ये कहा गया है। पहले क्या है, बाल श्रम बहुत ज्यादा था, लोग अपने घर में काम करवाने के लिए रख लेते थे, बेच भी देते थे। तो अब यहाँ पर जो है इसका स्तर कम हो गया है, क्योंकि अब जो है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत का जो बाल श्रम है उसके लिए बाल श्रम एक्ट बन गया 1986, और इसके अंतर्गत बाल श्रम को दंडनीय बनाया गया है कि अगर आप लेते हो बाल श्रम तो आप दंड के अधिकारी रहोगे। ठीक। श्रम कानूनों पर जो नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51, उनकी प्रासंगिकता देख लेते हैं, क्योंकि हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे, कैसे प्रावधान है। पहली चीज, राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये नागरिकों के कल्याण के लिए काम करता है ना। अब जब कल्याण के लिए काम करता है तो इसके अंतर्गत बनाए गए श्रमिक कानून भी क्या रहेंगे, आपका लोगों के कल्याण के लिए रहेगा, है ना। डीपीएसपी का एक बोल सकते हो खासियत है कि इसको आप अदालत में लागू नहीं कर सकते, है ना। लेकिन ये क्या, अदालत में इसको आप चुनौती नहीं दे सकते, परंतु जब विधायिका कोई कानून बनाना चाहती है तब ये डीपीएसपी ही होते हैं जो उसको निर्देशित करता है। ये डीपीएसपी ही बताता है कि आप इस टॉपिक पे कानून बनाओ। कैसे, जैसे मान लीजिए कहीं पे डीपीएसपी में श्रमिकों की बात की गई, मतलब आपको श्रम कानून बनाना है। कहीं पर समान वेतन की बात, समान वेतन समान कार्य, ऐसा बात किया गया है, मतलब
उस पर कानून बनाना है, इस तरीके से। यानी कि डीपीएसपी उसको आप अदालत में चैलेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन ये हमेशा बीच बीच में विधायिका को गाइड करते रहती है। इसीलिए जो पार्टी रहते हैं ना, उनका जारी होता है ना आपका घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, तो वो भी इसी से संबंधित रहता है कहीं ना कहीं। अनुच्छेद 39 का ए, इसको पढ़ लेते हैं। राज्य जो कि विशेष रूप से अपनी नीति को सुरक्षित करने की दिशा में क्या करेगा, निर्देशित करेगा या प्रावधान करेगा कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों। कहने का मतलब कि राज्य अपनी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अपनी नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में प्रयत्न करेगा। कैसे? नागरिकों को, पुरुषों को, महिलाओं को समान रूप से आजीविका के अवसर उपलब्ध करा के। तो 39 का ए, आजीविका के अवसर उपलब्ध कराएगा, है ना। इसमें भी ये भी याद रखना कि देश का प्रत्येक नागरिक अपने लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना ही आजीविका कमाने का अधिकारी होगा, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर। वो लिंग आधारित भेदभाव नहीं किया जाएगा उनको आजीविका प्रदान करने में। 39 का डी, ये भी वैसे ही बात करता है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को सुरक्षित करने की दिशा में जो है निर्देशित करेगा कि महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन दिए जाए। यानी कि यहाँ पर भी श्रमिकों को लिंग के आधार पर वेतन देने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 39 का ए आजीविका की बात करेगा और डी वेतन की बात करेगा। वेतन दो, है ना, डी वेतन, है ना, दे वेतन, ऐसा वाला। तो वेतन देने की बात करेगा, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात कहेगा और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव उसमें नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 41 की बात कर लेते हैं, जो काम करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि देश के प्रत्येक नागरिक को काम का अधिकार होगा और वह अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ काम और शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित करेगा। मतलब राज्य जो है अपने सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ काम और शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 में दो बातें हैं। पहली चीज, हर एक नागरिक को काम करने का अधिकार है, यानी कि वो कहीं पे भी काम कर सकता है, उसको रोक टोक नहीं किया जाएगा जहां पे भी उसकी योग्यता का जरूरत है। दूसरी चीज, राज्य भी इसके लिए प्रयास करेगा कि जो राज्य है अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ प्रयास करेगा कि अनुच्छेद 41 के तहत लोगों को काम करने के लिए जो है अवसर प्रदान करे, साथ ही साथ उनको काम और शिक्षा दोनों के अधिकार को सुरक्षित करे। ऐसा नहीं कि पूरा काम में नियोजित कर ले, भाई बच्चों को यहाँ पे रोके और बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दे, तो दोनों पॉइंट यहाँ पे आएगा। 41 में काम करने का भी अधिकार प्रदान करेगा और शिक्षा के अधिकार को भी सुरक्षित करेगा। अनुच्छेद 42 बताएगा कि श्रमिकों के लिए काम करने के लिए स्थिति के उत्थान की बात करेगा, मतलब मानवीय दशा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 42 क्या करता है, कोई भी व्यक्ति को काम करने के लिए मानवीय कार्यस्थल बनाने की बात करता है, मतलब मानवीय दशाओं को निर्धारित करता है जहां पर उनके काम करने योग्य चीजें हो, है ना। जैसे गर्मी लग रही है तो छाया की सुविधा, पानी की सुविधा, है ना। कहीं पे औरत जा रही है तो भाई उसके लिए मान सम्मान की व्यवस्था, मतलब मान सम्मान वहां पे लोग करे, ऐसा प्रावधान हम रखेंगे। तो 42 सीधा बताता है काम करने के लिए अवसरों के साथ साथ मानवीय दशाओं को निर्मित करना। ओके, इसमें में आता है आपका मातृत्व राहत, जैसे गर्भवती होती है महिला तो जो आपका देता है ना अवकाश, वो भी इसी में आता है अनुच्छेद 42 में, क्योंकि वो मानवीय दशा दे रहे हो आप काम करने के लिए। अनुच्छेद 43 ये बताता है जीवित मजदूरी। जीवित मजदूरी का मतलब केवल न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं, बल्कि व्यक्ति की सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान भी शामिल है। यह अनुच्छेद 43 बताता है व्यक्तियों को ओनली न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करना है, परंतु उनको सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान भी करना है। यह अनुच्छेद 43 के अंतर्गत ये बात कही गई है। उसके बाद बात करें तो शिक्षा और बीमा भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ एक और पॉइंट है जिस पर चर्चा की गई है कि राज्य जो है विशेषकर कुटीर उद्योगों के संदर्भ में कृषि और उद्योग के क्षेत्र में अवसर सृजित करेगा, मतलब लोगों के लिए, श्रमिकों के लिए अवसर सृजित करेगा। कुटीर उद्योग हो गया या कृषि और उद्योग से संबंधित जितने भी क्षेत्र है वहां पर अवसर को सृजन करेगा, अवसर को सृजित करने का प्रयास करेगा ताकि रोजगार लोगों को मिल सके, और रोजगार भी ऐसा जो समान रूप से दिया जा सके महिला पुरुष को। ठीक, तो ये अनुच्छेद 43 है। न्यूनतम आवश्यकता की बात की गई है, शिक्षा बीमा की बात की गई है और अवसरों की सृजन की बात की गई है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है इन सारे पॉइंट से कि जो भारत का संविधान है कहीं ना कहीं उसी ने भारत में श्रम कानूनों के निर्माण को क्या किया है, प्रेरित किया है। और उसके साथ साथ इन्हीं संविधान ने जो हमारे अनेक प्रकार के जो संस्थाएं चलती हैं श्रम से संबंधित, उनको भी
कह सकते हो उनको भी एक प्रकार से प्रतिबद्ध किया है श्रम कानूनों के मध्य। जब संविधान का पालन हर एक व्यक्ति करता है, हर एक संस्था करता है, तो समझ लो कि संविधान से प्रेरित अगर कोई कानून है तो सबको उसका सम्मान करना होगा। कोई भी हो व्यक्ति, वो श्रम कानूनों का भी सम्मान करेगा, उनके नियमों का भी सम्मान करेगा, तभी वो अल्टीमेटली संविधान का सम्मान करेगा, अन्यथा उस पर जो है संविधान की अवमानना लग सकती है ना। तो इसलिए संविधान के साथ इसका इंटरकनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा जानकारी कैसे लगी। अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू जुड़िए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और CGPSC नॉलेज हब के ऐप को डाउनलोड करिए। वहां से जो है आप कोर्सेज वगैरह ले सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आप बिल्कुल जल्दी जल्दी जो है जाकर वहां पे जुड़ जाइए। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मैं मधु साहू आप सभी का वहां पर भी बेसब्री से इंतजार करूंगी। नेक्स्ट क्लास पे जरूर आइएगा। ओके।